सब्सक्राइब करें पोडियम क्लासेस को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोडियम क्लासेस में। मेरा नाम है पवन सरवानी। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स के 2016 के क्वेश्चन पेपर को। साथियों, इससे पहले मैं इसका एक पार्ट बना चुका हूं, जिस पार्ट में हमने 1 नंबर वाले क्वेश्चंस को किया था। आज इसी का सेकंड पार्ट होगा। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि 12 नंबर से लेके 18 नंबर तक हैं। टोटल 7 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 7 क्वेश्चन। तो इससे पहले कि हम लोग सॉल्व करने जाएं, आप लोग वीडियो को जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरी 50% ऑडियंस लगभग ऐसी है जो देखती तो है बट सब्सक्राइब नहीं करती है। तो भाई सब सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, वो बॉड मास पे है। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 12? देखिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्या है? 3 माइनस, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर 3, फिर माइनस, फिर मझला ब्रैकेट, फिर 3, फिर माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर 3 माइनस 3 माइनस 3। और ये जो है ये रेखा कोष्ठक के अंदर है। फिर छोटा कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। को सरल करते हुए मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं इसे। क्या कह रहा है कि इसको सरल करते हुए मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी हम कोई भी क्वेश्चन, कोई भी मैथमेटिक्स में कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसमें बॉड मास जो होता है एक बेसिक नियम होता है और उसका पालन हमें हमेशा करना चाहिए। तो बॉड मास का नियम क्या होता है? देखिए, BODMAS। बी से होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक। ये मैं बता चुका हूँ आपको पिछली भी वीडियो में। कोष्ठक। उसके बाद O से होता है ऑफ, ऑफ माने होता है का। उसके बाद D से होता है डिवीज़न, डिवीज़न का मतलब होता है भाग, और इधर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। A से होता है एडिशन, एडिशन यानी कि जोड़, और सबसे लास्ट में आता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोष्ठकों को तोड़ेंगे। और कोष्ठकों को भी तोड़ने का एक सीक्वेंस होता है। सबसे पहले रेखा कोष्ठक तोड़ते हैं, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, और सबसे लास्ट में बड़े कोष्ठक को तोड़ा जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को तोड़ेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं पहले ऐसे सॉल्यूशन, और उसके बाद एक बार इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं। चलिए, क्या था? 3 माइनस बड़ा ब्रैकेट, 3 माइनस मझला ब्रैकेट, 3 माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट, 3 माइनस 3 माइनस 3, जो कि है रेखा कोष्ठक के अंदर। फिर छोटा कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को तोड़ेंगे। चलिए, 3 माइनस, फिर मझला कोष्ठक, फिर 3 माइनस, फिर छोटा कोष्ठक, 3 माइनस, 3 में से 3 गया, कितना बचा? 0 बचा। कितना बचा? 0। और ये छोटा कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद, और ये रेखा कोष्ठक का काम खत्म। 3 में से 3 गया, 0 बचा। अब देखिए, इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि ये भी -3 है, ये भी -3 है। तो सर -3 और -3 -6 होना चाहिए। आपने 3 में से 3 कैसे घटा दिया? आप हमें ये बताइए, अगर ऐसा लिखा होता 3 -3 तो आप क्या करते? 3 में से 3 गया, 0 बचा ना, तो यही लिखते ना। ये दरअसल जो रेखा कोष्ठक है ना, ये एक्चुअली एक कोष्ठक है, और ये जो माइनस है ना, ये कोष्ठक के बाहर लगा है। ठीक है, जैसे अगर ऐसे करूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोष्ठक के बाहर अगर माइनस लगा है तो 3 में से 3 गया, 0 बचेगा। उसी तरीके से ये रेखा कोष्ठक के बाहर ये माइनस लगा है। ठीक है, ये -3 नहीं है, माइनस जो लगा है वो कोष्ठक के बाहर लगा है। इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि अगर ये कोष्ठक के अंदर होता ना तो ये वाली जो लाइन है ये यहाँ तक आती। समझ में आया? अगर ये कोष्ठक के अंदर होता -3 तो ये वाली लाइन जो है ना यहाँ तक आती। चूंकि ये लाइन केवल 3 के ऊपर तक है, इसका मतलब ये जो माइनस का चिन्ह है ये कोष्ठक के बाहर है। इतना से आप नजर अपनी पैनी रखिएगा, वरना गलत करके आप चले आएंगे। और इसी में आपको कंफ्यूज करने जा रहा है। बाकी ये क्वेश्चन तो एकदम सरल है। चलिए, फिर आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। 3 माइनस, फिर बड़ा कोष्ठक, 3 माइनस मझला कोष्ठक, 3 माइनस। अब छोटा कोष्ठक टूटेगा। देखिए, रेखा कोष्ठक तोड़ चुके हैं, अब इसके बाद क्या तोड़ेंगे? छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक में क्या है? 3 माइनस 0, कितना आएगा? 3 में से 0 गया, 3 ही बचेगा। तो 3 माइनस 3, यहाँ पे 3 बचा ना, छोटा कोष्ठक हटा दिए 3, फिर ये मझला कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक बंद। फिर आते हैं 3 माइनस, फिर इधर बड़ा कोष्ठक, 3 माइनस, फिर मझले कोष्ठक में देखिए 3 में से 3 गया, कितना बचा?
0 बचा, 0 बचा ना, 3 में से 3 गया 0 बचा और हो गया। फिर उसके बाद ये मझला कोष्ठक भी टूट गया और -0, देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो माइनस लगा दिए, 3 में से 3 गया 0 तो 0 आ गया। ये है बड़ा कोष्ठक, ये बड़ा कोष्ठक है। चलिए अगली लाइन में क्या करेंगे, 3 में से 0 गया कितना बचा, 3 बचा ना, तो 3 - 3, देखिए 3 में से 0 गया बचा 3 और ब्रैकेट के बाहर जैसे माइनस था वैसे ही माइनस हमने लगा दिया और इस ब्रैकेट को हटा दिया। तो 3 में से 3 गया, अब कितना बचा, 3 में से 3 गया 0 बचा और यही हुआ हमारा आंसर। समझ में आया क्या था, ये क्वेश्चन था, इसको बोर्ड मार्क्स के हिसाब से हमने सॉल्व किया। बोर्ड मार्क्स कहता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को तोड़िए, यानी कि कोष्ठक को तोड़िए, फिर का अगर रहे तो का को तोड़िए, अंग्रेजी में ऑफ रहेगा, ठीक है। इधर फिर उसके बाद डी से डिवीजन होता है, डिवीजन यानी कि भाग करिए, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़, सबसे लास्ट में हम करते हैं घटाना। तो सबसे पहले हमको क्या करना था, इधर रेखा कोष्ठक को तोड़ा, फिर उसके बाद छोटे कोष्ठक को तोड़ दिया यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ से मझले कोष्ठक को गायब कर दिया, फिर यहाँ पे सबसे लास्ट में हमने बड़े कोष्ठक को तोड़ा और सबको तोड़ते हुए अंत में हमारा आंसर क्या आया, 0 आया, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर 3 शेष बचे। क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, और मैंने आपको पिछली ही वीडियो में बताया था कि छोटी से छोटी जहां दिया रहे वहां पे हम ल स निकालते हैं और जहां पर बड़ी से बड़ी दिया रहे वहां पे हम म स निकालते हैं, क्योंकि छोटी से छोटी, देखिए ल स यानी कि लघुत्तम समापवर्तक का परिभाषा क्या होता है कि दी गई संख्याओं का लस वह संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं से कट जाती है, या फिर लस वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है या पूरी तरह से कट जाती है। तो हमको क्या करना है, इन संख्याओं का क्या करना है, लस निकालना है, ठीक है। और क्या कह रहा है, लस निकालने के बाद एक स्टेप उसके आगे कह रहा है कि उसको में भाग देने पर, उसमें भाग देने पर 3 शेष बचे। देखिए लस क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। पूरी तरह विभाजित होना मतलब कि उसमें शेष नहीं बचता है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि 3 शेष बचे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका लस निकालेंगे इन तीनों संख्याओं का, और उसका लस जो आएगा उसी में हम 3 जोड़ देंगे तो वही हमको मिल जाएगा। देखिए लसा वाली जो संख्या होती है उसमें तो कोई भी शेष बचता नहीं, शेष 0 बचता है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको 3 शेष बचाना है, ऐसी संख्या बताइए जिसमें 3 शेष बचे। तो जो लस आएगा उसी में हम 3 जोड़ देंगे, जब 3 जोड़ देंगे तो वही लास्ट में भाग देते समय 3 शेष बच जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसका क्या करते हैं, लस निकालते हैं। इधर पहले ऐसे सॉल्यूशन लिखिए और इधर तीनों संख्याओं का निकालिए लस। 75 है, 80 है और 135 है, इसका पहले लस निकालिए। तो सबसे पहले किससे कटेगा, 2 से, तो 2 से काटते हैं। 75 कटेगा, नहीं कटेगा तो ऐसे ही उतार लेते हैं। 80 कटेगा, हाँ 40 आएगा। 135 भी नहीं कटेगा तो 135 भी ऐसे ही उतार लेते हैं। फिर आते हैं 2 से काटते हैं, 75 कटेगा नहीं, 40 कटेगा, हाँ 20 हो जाएगा यहाँ पे और 135। फिर आते हैं 2 से काटते हैं, 75, 20 का हुआ 10, 135। फिर 2 से काटते हैं, 75 नहीं कटेगा, 10 कटेगा, 5 आएगा और 135। फिर 3 से देखते हैं, 3 से कटेगा, हाँ कटेगा, 3 से 75 कटेगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15। फिर 5 नहीं कटेगा, ऐसे उतार लेते हैं, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 45 हुआ। फिर 3 से काटते हैं, 25 नहीं कटेगा तो उतार लेते हैं, 5 नहीं कटेगा तो उसको भी उतार लेते हैं, 45 कटेगा, 15 बार जाएगा, 15 तियाँ 45। फिर 3 काटते हैं, 3 से यहाँ पे 25, यहाँ पे 5, 3 पचे 15। फिर 5 से काटते हैं, 5 25, 1, 1, 5 1 के 5, 5 1 के 5। फिर 5 से काटते हैं, 1 1 1, ठीक है, आ गया ना। यानी कि हमारा लस क्या आया, लस बराबर क्या आया, 2 2 2 2, 4 बार 2 है, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, क्या चीज़ है, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर गुणे 5 गुणे 5, क्या है 5 गुणे 5, यानी कि ये है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, 16 48, यानी कि 48। और इधर वाला कर लेते हैं, यहाँ तक हुआ था ना 48। अब इधर कर लेते हैं 50, 25 तियाँ 75, 75 दूना होता है 150, 150। देखिए
पचाम 25 तो यहाँ 75 दूना 150 और 150 में 75 और जोड़ दीजिए तो आएगा 225। क्या आएगा 2 2 5। अब 48 और 225 का गुणा कर दीजिए तो 8 5 40 का 0 हासिल लगे 4, 8 दूनी 16 4 20 का 0 हासिल लगे 2 और 8 दूनी 16 17 18 फिर 4 से कर दीजिए 4 5 20 का 0 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 8 2 10 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 1 9। तो यहाँ पे कर दीजिए 0 0 8 0 मतलब 8 0 कितना होगा 8 और 9 1 10 कितना आया 10,800। लस क्या आया 10,800 ये आया लस। अतः अभीष्ट संख्या बराबर अतः अभीष्ट संख्या बराबर हमने क्या बताया कि जो भी लस आएगा उसी में हम क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे, क्योंकि ये जो लस होता है वो दी गई संख्याओं से क्या होता है पूरी तरह विभाजित हो जाता है, यानी कि उसमें तो कोई शेष बचेगा नहीं। अगर इन सभी से हम इसमें भाग देंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाग देने पर 3 शेष बचे। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिए, 3 शेष बचाने के लिए कह रहा है, तो हम क्या करेंगे इसी में हम 3 जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए अतः अभीष्ट संख्या बराबर 10,800 प्लस 3 यानी कि 10,803 10,803 यही हुआ हमारा आंसर। समझ में आया क्या कह रहा था? फिर से बता देते हैं कि ये संख्याएं हैं 75 80 और 135। ऐसी संख्या बताइए छोटी से छोटी जिसमें भाग देने पर 3 शेष बचे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, छोटी से छोटी कह रहा है तो लसा निकाल दीजिए। तो हमने लसा निकाला, लसा आया 10,800 10,800 हमारा आया लसा। अब क्या कह रहा है कि ऐसी संख्या बताइए छोटी छोटी जिसमें भाग देने पर 3 शेष बचे। अगले लाइन में क्या कह रहा था 3 शेष बचे, तो ये तो आया लस, इसमें तो कुछ शेष बचेगा नहीं, हमको 3 शेष बचाना है। तो अतः अभीष्ट संख्या बराबर जो 10,800 आया था उसी में हम 3 जोड़ देंगे। जब 3 जोड़ देंगे तो वही लास्ट में भाग देते समय 3 शेष बचने लगेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 और इधर ये लिखा है इंस्टाग्राम आईडी, उसको आप देख लीजिए पवन केसरमानी 910 और इधर है टेलीग्राम पोडियम क्लासेस। आप इन दोनों पर इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको सारे आंसर्स मिलेंगे, इंस्टाग्राम पर भी आप जो पूछेंगे वो उसका आंसर मिलेगा और बाकी तो कमेंट सेक्शन है ही यूट्यूब का, वहाँ पे जो पूछेंगे। देखिए कमेंट सेक्शन में दिक्कत होता है आंसर करने में, क्योंकि जैसे हमें आंसर करना हुआ तो एक एक चीज़ टाइप करो। अब कोई गणितीय सवाल है तो देखिए यूट्यूब या फिर कहीं भी जो भी कमेंट करने के लिए हमको क्या करना तो पड़ता है, टाइपिंग करना पड़ता है। कुछ ऐसे होते हैं जैसे अंडर रूट, अगर हमें 2 + 3 लिखना हुआ तो बड़ा दिक्कत होता है उसको लिखने में, गुणे का चिन्ह लगाने में दिक्कत होता है, बटा लिखने में दिक्कत होता है। कुछ भी जैसे बड़ा सा सवाल है तो हम क्या करते हैं उसको पन्ने पे किसी पे हल करके, आपको कॉपी पे हल करके उसी का फ़ोटो खींच के टेलीग्राम पे अपलोड कर देते हैं। आप अगर इंस्टाग्राम पे पूछेंगे तो इंस्टाग्राम पर भी फ़ोटो भेजा जा सकता है, लेकिन यूट्यूब कमेंट सेक्शन में फ़ोटो नहीं डाल सकते ना, इसलिए यूट्यूब कमेंट में हमको दिक्कत होती है बताने में। इसलिए हम कहते हैं कि आप चाहे इंस्टाग्राम पर पूछो और चाहे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछिए, लेकिन आपको आंसर कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा। ठीक है, चलिए तो इसीलिए इन दोनों जगहों पे आपका रहना ज़रूरी है। टेलीग्राम पे आपको सारे आंसर्स मिलेंगे और इंस्टाग्राम पर क्वेश्चन आंसर दोनों कर सकते हैं आप। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर। ये मार्कर जो है ना हम रोज़ स्याही भरते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है भाई। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए आधार और ऊंचाई दिया है सेंटीमीटर में, ठीक है, और क्षेत्रफल किस में पूछ रहा है, वर्ग मीटर में। तो चलिए करते हैं, क्या क्या है पहले दिया है, जो जो चीज़ दिया है पहले ऐसे लिखिए सॉल्यूशन, और फिर जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज का आधार बराबर कितना दिया है, त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर, कितना दिया है 15 सेमी। चलिए 15 सेमी दिया, इसको क्या करेंगे, चूंकि हमको क्षेत्रफल वर्ग मीटर में पूछ रहा है इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मीटर में बदल लेंगे। ठीक है, जिससे हमको दिक्कत नहीं होगी। तो हम इसको 15 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। अब
अब बदल लीजिए, देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, एक देखिए ऐसे आपको बताते हैं, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेमी होता है, 100 cm 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो अगर कोई पूछे कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 1/100 मीटर। देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1/100 मीटर। तो ऐसे लिखिए कि चूंकि 1 cm यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, इसलिए 15 सेमी बराबर सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 15 गुणे 1/100 मीटर। यही तो होगा ना, 1/100 का गुणा कर देंगे 15 में, तो 15 सेंटीमीटर में। देखिए 1 सेंटीमीटर में अगर 1/100 मीटर होता है तो 15 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, 15 गुणा 1/100, यही तो होगा ना, 15 का गुणा कर देंगे। तो चलिए जो कट रहा है इसको काट दीजिए, अगर कट रहा है तो पंक्ति आई 15, 5 भी सम में 100, यानी कि क्या आया 3/20 मीटर। ये आ गया त्रिभुज का आधार, तथा ऐसे लिखिए तथा त्रिभुज की ऊंचाई बराबर कितना दिया है, 8 सेमी। त्रिभुज की ऊंचाई कितना दिया है, 8 सेमी दिया है। अब इसको भी मीटर में बदल लेते हैं, तो 8 गुणा 1/100, ये तो आपको पता ही है। देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, इसलिए 15 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 15 गुणे 1/100। तो इसी तरीके से 8 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 8 गुणे 1/100। काट लेते हैं जो कट रहा है, इसको किससे काटते हैं, 4 से, 4 दूना 8, 4 25 हमें 100, कितना आया 2/25 मीटर, 2/25 मीटर। अब हम जानते हैं तथा, अब ऐसे लिखिए तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखिए त्रिभुज का आधार तथा त्रिभुज की ऊंचाई जब इतनी है तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यही तो होता है ना सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणे ऊंचाई। तो लिख लीजिए जो है, तो 1/2 गुणे आधार हमने कितना निकाला है, 3/20, तो ऐसे लिखिए 3/20 गुणे ऊंचाई हमने कितनी निकाली है, 2/25, तो ऐसे लिखिए 2/25। अब गुणा कर लीजिए जो है, तो 3 दूना 6, देखिए 1 तिहाई 3 दूना 6, 6/25 दूना 50 दूना 100, कितना है 100, 1 0 इधर का 1000, 6/1000 वर्ग मीटर, 6/1000 वर्ग मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, ऐसे लिखिए सॉल्यूशन, 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। माना, ऐसे लिखिए, तो माना पहली सम संख्या बराबर x है। कुछ भी रहता है तो हम क्या मानते हैं भाई, x ही तो मानते हैं। तो माना पहली सम संख्या बराबर x है, तथा दूसरी क्रमागत सम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x+2। x+2 क्यों होगा, देखिए क्रम आगत यानी कि क्रम से आने वाली। आप ये बताइए, जैसे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे लिखा है। अब ये 2 क्या है, एक सम संख्या है ना, तो अगली इसके बाद आने वाली सम संख्या क्या है, 4 है ना। देखिए 3 तो विषम है, 4 ही तो सम संख्या है, और 4 के बाद अगली जो क्रमागत उसकी सम संख्या क्या है, 6 है। 4 के बाद 5 आता है, 5 विषम है, लेकिन जो 6 होता है वो क्या होता है, सम होता है। तो आप इसमें देख रहे हैं ना, 2 + 2 अगर कर दें तो 2 + 2 कितना हुआ, 4 आया, और 4 + 2 कर दें तो कितना आ जाएगा, 6 आया, और 6 + 2 कर दें तो कितना आएगा, 8 आएगा। यानी कि अगर क्रमागत सम या क्रमागत विषम संख्या पूछे, अगर क्रमागत सम या फिर क्रमागत विषम संख्या पूछे तो +2 उसमें किया जाता है। आप बताइए, अगर 2 मान लेते हैं, अगर वो संख्या 2 है और अगली क्रमागत संख्या कह रहा है, तो उसमें 2 में अगर 2 और जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा।
तो अगली क्रमागत संख्या 4 हुई ना। अगर 4 की अगली क्रमागत संख्या पूछे तो 4 में 2 जोड़ दीजिए, 6 हो जाएगा। 6 की क्रमागत अगली पूछे तो 6 2 8 हो जाएगा। 8 की क्रमागत अगली पूछे तो 10 हो जाएगी, क्योंकि 2 के बाद 3 आता, सम विषम सम विषम सम विषम, ऐसे ही तो चलता है। तो यहाँ पे अगली क्रमागत तथा दूसरी क्रमागत जो संख्या है वो क्या हो गई, x + 2। चलिए अब क्या कह रहा था कि उन दोनों का योगफल कितना है, 36 है। तो ऐसे लिखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों का योगफल क्या है, 36 है। तो लिख दीजिए x + 2, देखिए एक x ये है, एक x + 2 ये है, x + x + 2 बराबर कितना है, 30 है। कितना दिया है, 30 है। दोनों का योगफल कितना है, 30 है। तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो बस सिंपल सा है, x कितना हो जाएगा, 2x, 2x + 2 बराबर 30। तो 2x बराबर 30 और ये 2 इधर आ जाएगा, 30 - 2, 30 - 2, तो 2x बराबर कितना हो गया, 28 हो गया ना। 2x बराबर कितना हो गया, 28 हो गया। तो चलिए 28 और x बराबर कितना हो जाएगा, 28/2, तो 2 × 2, 2 × 2, 2 × 4 = 8, यानी कि 14। हमारा आंसर कितना आ गया, 14। सॉरी आंसर भी नहीं आया, आंसर नहीं आया, ये x का मान आ गया। x बराबर कितना आ गया, 14, यानी कि अतः पहली सम संख्या बराबर कितना है, 14। देखिए x बराबर 14, x यानी कि पहली सम संख्या है, तथा दूसरी क्रमागत सम संख्या बराबर क्या है, x + 2। दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या है, x + 2 है ना। देखिए x + 2, तो x कितना है, 14। x कितना है, 14। तो 14 + 2 यानी कि 14 × 2 = 16। तो 16 ये हुआ हमारा आंसर। समझ में आया। देखिए क्या कह रहा था क्वेश्चन, देखिए आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो आपको आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन खुद बताता है कि साहब आप ऐसे चलिए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, ठीक है। तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो चलिए मान लेते हैं, जब हमको कुछ नहीं पता होता तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मानते हैं। तो माना पहली सम संख्या क्या है, x है, तथा दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या है, x + 2 है। हम जानते हैं, हमने बताया कि कैसे अगला कैसे निकालते हैं। देखिए क्रम से आने वाली, चाहे क्रमागत सम संख्या पूछे चाहे क्रमागत विषम संख्या पूछे, उसमें +2 कर दोगे तो अगली संख्या आ जाएगी। तो x, और दूसरी वाले हमने क्या माना, x + 2। फिर प्रश्न क्या कह रहा था कि इन दोनों संख्याओं का योगफल, देखिए 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 30 है। तो हमने कर दिया जैसे प्रश्न कह रहा था। तो प्रश्न के अनुसार यानी कि प्रश्नानुसार क्या है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 30 मिलेगा। तो यानी कि x और x + 2 दोनों को जोड़ दिया तो x कितना हो गया, 2x और +2 बराबर 30। इसको हल करने पर आया x बराबर 28/2, यानी कि जब काट दिए तो आया x बराबर 14। अतः पहली संख्या कितनी आ गई, 14। जब पहली संख्या 14 आ गई तथा दूसरी क्रमागत संख्या फिर क्या होगी, x + 2 थी दूसरी वाली संख्या, तो x + 2 यानी कि 14 + 2, 14 + 2 कितना होता है, 16। ये हुआ हमारा आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया। अब बचा है 16, 17, 18, यानी कि 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। चलिए उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 16, 17, 18। तो क्वेश्चन नंबर 16 को हल करते हैं। क्या कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 24 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है। इस आयताकार मैदान का विकर्ण बताइए। क्या कह रहा है, विकर्ण बताइए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ऐसे लिखते हैं सॉल्यूशन, जो दिया है पहले उसे लिख लीजिए। दिया है आयताकार मैदान की लंबाई बराबर क्या है, 24 मीटर, ठीक है। तथा आयताकार मैदान की चौड़ाई बराबर कितना है, 10 मीटर, ठीक है। लंबाई 24 मीटर है और चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर है। अब क्या कह रहा है कि इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। तब विकर्ण बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये कुछ फिगर ऐसे बनेगा। ये आयताकार मैदान है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी कह रहा है, 24 मीटर। ये 24 मीटर और चौड़ाई कितनी कह रहा है, 10 मीटर। और विकर्ण यानी कि ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। ये 24 है तो ये भी 24 होगा,
ये भी 24 होगा, ये भी 10 होगा। अब अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाएंगे तो आप जानते हैं कि आयत के चारों कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री, यानी कि 90 अंश के। और अगर मैं इसको इतना मूंद लूँ, देखो हमको क्या दिया, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हो गया आधार और ये हो गया लंब, और ये वाली लाइन क्या होगी, हमारी कर्ण, और यही हमसे पूछ रहा है। देखिए ऐसे हाथ रख लीजिए, आधा अगर मूंद लीजिए, हमसे ये लाइन की लंबाई पूछ रहा है। तो आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, यहाँ पे डिग्री हमेशा 90 ही होता है, आयत में चारों कोण 90 ही अंश के होते हैं, और ये हमसे पूछ क्या रहा है, कर्ण, यानी कि लंब और आधार दे के हमसे कर्ण पूछ रहा है। तो सूत्र क्या होता है भाई, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यही तो सूत्र होता है ना। पाइथागोरस प्रमेय भूल गए नहीं ना? तो देखो ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ये सूत्र होता है, आप लोगों ने खूब पढ़ा है। तो चलिए वही लगाते हैं। लंब हमारा कितना हो गया, 10, कितना हो गया, 10 का स्क्वायर प्लस आधार हमारा कितना हो गया, 24, तो यानी कि 24 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। चलिए अब, या फिर कर्ण बराबर, अब देखो ये तो हो गया, और या फिर इसमें क्या करूँ, इसी में अंडर रूट लगा दो। चलो पहले हल करते हैं फिर बताते हैं। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, 24 का स्क्वायर, ऐसे 24 का स्क्वायर निकाल लो, 24 का स्क्वायर, तो 4 चौका 16, 4 दूना 8, 1 9, और 2 चौका 24 दूना 48, 48। जब इसको हल करेंगे तो आएगा 6, और इधर है 8, 9 8 17, और 4 1 5, 576, कितना आया, 576 बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, चलो तो कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर क्या होगा, अंडर रूट में आ जाता है, तो 100 प्लस 576, 576, 100 प्लस 576, यानी कि कर्ण बराबर क्या आ गया, अंडर रूट 670, 676। अरे क्वेश्चन नंबर 17। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि 55 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े एक मैदान में वर्गाकार दरिया बिछानी है। एक ही नाप की कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि एक मैदान है, ठीक है, मैदान की लंबाई दिया हुआ है 55 मीटर तथा मैदान की चौड़ाई दिया हुआ है 22 मीटर, और कह रहा है कि इसमें वर्गाकार दरियां बिछाई जानी है, और एक ही नाप की, हम के मतलब सेम नाप की कम से कम कितनी दरियां बिछाई जाएंगी। तो आप अगर कम से कम मोटा मोटा देखेंगे कि कम से कम है तो सीधे लसा लगाओ, नहीं भाई, ध्यान देना इस चीज़ में, यही चीज़ बड़ा ध्यान देने वाला है। इसका हम निकालेंगे मस। क्यों मस निकालेंगे, क्या कह रहा है ये कि एक ही नाप की कम से कम कितनी दरिया लगाई जा सकती हैं, मतलब कम से कम कितनी दरिया बिछाई जाएंगी एक ही नाप की। देखिए ल सा क्या होता है, या तो सबसे बड़ी वाली संख्या के, देखिए इधर देखिए, ल सा क्या होता है, जो भी संख्याएं रहेंगी, जैसे यहाँ पे दो संख्याएं हैं 55 और 22, अगर हम इनका ल सा निकालेंगे, जो ल सा होता है वो या तो सबसे बड़ी वाली संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है। ठीक है, और इसमें क्या करना है, दरिया बिछाई जानी है, और वो भी वर्गाकार, वो भी वर्गाकार दरिया बिछाई जानी है। एक बार आयताकार होता तो चल जाता, वो वर्गाकार दरिया कह रही हैं, यानी कि वर्गाकार जब दरी बिछाएंगे और लंबाई चौड़ाई में जब फर्क है तो हमको ढेर सारी, एक दरी में तो काम होगा नहीं। देखिए ये 55 है और ये 22 है, तो एक दरी में तो काम होगा नहीं। वर्ग का मतलब क्या होता है, लंबाई चौड़ाई बराबर, यानी कि हमको 2 3 4 दरिया, काफ़ी दरिया चाहिए। जब ढेर दरिया चाहिए यानी कि हमको क्या करना है, इसका म से निकालना है। देखिए दरियों की संख्या कम से कम करनी है, यानी कि दरियों की साइज बड़ी से बड़ी रहेगी। आप ध्यान दीजिए, दरियों की संख्या हमको कम से कम लगानी है। इसका मतलब कि दरियों की जो साइज होगी, जितनी बड़ी साइज की रहेगी दरी, उतना ही कम संख्या में लगेगी, उतना ही कम दरी लगाना पड़ेगा। तो हमको क्या करना है, दरी की साइज बड़ी से बड़ी रखनी है, और बड़ी से बड़ी के लिए हम क्या लगाते हैं, मस। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए क्या कह रहा है कि दरियों कितनी कम से कम, देखिए क्या कह रहा है कि एक ही नाप के कम से कम कितनी दरी लगाएं। अगर हमको दरी की संख्या कम से कम करनी है तो बड़े से बड़े साइज की दरी लगाओ, जितनी बड़ी साइज की दरी रहेगी उतनी संख्या गिनती में उतना ही कम रहेगा। लेकिन क्या कह रहा है, आकार उसका वर्गाकार होना चाहिए। तो इस वजह से क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे मस। क्या करेंगे, मस। तो पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए, दिया है मैदान की लंबाई बराबर 55 मीटर तथा मैदान की चौड़ाई बराबर 22 मीटर ना, तो 22
मीटर। मैदान की लंबाई 55 मीटर है और मैदान की चौड़ाई कितनी है 22 मीटर है। तब दरी या फिर एक या फिर तब ऐसे लिखिए, तब एक वर्गाकार दरी की माप या फिर वर्गाकार दरी की भुजा या वर्गाकार दरी की एक भुजा, ऐसे लिखिए तब ज़्यादा सही, एक भुजा बराबर क्या होगा, वर्गाकार दरी की एक भुजा बराबर क्या होगा, इन दोनों का म से, ऐसे निकालिए 55 और 22 का म स। तो 55 और 22 का म से निकालिए, तो 55 का गुणनखंड कर लीजिए, क्या आएगा 1 × 5 × 1 × 5 × 11, देखिए 11 × 5 = 55। और 22 का ऐसे ही निकालिए, 22 का क्या आएगा 1 × 2 × 11, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है 1 है और गुणे 11, तो 1 × 11 यानी कि 11। ठीक है, यानी कि जो दरी की साइज होगी, ऐसे यहाँ पे हाँ 1 × 11 और यहाँ पे क्या होगा 11, तो 11 मीटर। तो जो दरी की साइज होगी वो क्या होगी 11/11 की दरी होगी, क्योंकि वर्गाकार है। देखिए वर्ग का मतलब क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर, यानी कि जो दरी होगी वो 11/11 ऐसी होगी, 11 की साइज की होगी। अब क्या करेंगे, अब हमको देखना है कि संख्या कितनी लगेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैदान का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उस क्षेत्रफल में हम दरी का क्षेत्रफल का भाग दे देंगे। तो चलिए, तब दरी की संख्या, तब दरी या दरियों की संख्या, तब लगने वाली दरियों की संख्या बराबर मैदान का क्षेत्रफल बटा एक दरी का क्षेत्रफल बटा एक दरी का क्षेत्रफल। यही तो होगा ना भाई, पूरे मैदान का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर उसमें दरी का क्षेत्रफल का भाग दे देंगे, तो पता चल जाएगा कि इतनी दरियां लगनी है हमें। तो चलिए, मैदान का क्षेत्रफल क्या है, मैदान चूंकि आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 55 × 22। आयत का क्षेत्रफल यही होता है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो मैदान की लंबाई कितनी है 55 और चौड़ाई कितनी है 22, यानी कि 55 × 22 बटा एक दरी का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब दरी क्या है, वर्गाकार है, उसमें भी क्या होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा गुणे भुजा। तो 11 है एक भुजा, तो 11 × 11, यही तो होगा ना। एक दरी का क्षेत्रफल क्या होगा, दरी चूंकि वर्गाकार है, इसी में है ना वर्गाकार दरी, तो यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, भुजा गुणे भुजा, भुजा स्क्वायर या भुजा गुणे भुजा। तो वही है ना, भुजा कितनी है हमने निकाली है 11, तो 11 × 11। तो जब काट देते हैं सबको, 11 × 11, 11 दूना 22, 11 × 11, 11 × 5 = 55, यानी कि 5 दूना 10। तो दरी की संख्या कितनी आ गई, अतः लगने वाली दरियों की संख्या बराबर 10। और यही हुआ हमारा आंसर। समझिए इसको, देखिए ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन था, उसमें कह रहा है कि एक मैदान है 55/22 का, उसमें वर्गाकार दरियां बिछानी है। तो हमको एक ही साइज की यानी कि वर्गाकार दरियां बिछानी है, तो हमको एक ही नाप की कम से कम कितनी दरियां बिछाई जानी है, हमको ये बताइए। तो अगर हमको दरी की संख्या यानी कि गिनती में दरियों को कम रखना है, तो दरी की साइज को बड़ा से बड़ा रखना पड़ेगा, यानी कि बड़ी से बड़ी दरी ऐसी बिछाओ जिसमें गिनती में कम आए, मतलब संख्या गिनने में कि 1 ही 2 दरी 4 दरी लगी, ठीक है, ज़्यादा संख्या गिनने में ना हो। तो इसलिए क्या करेंगे, दरी की जो साइज होगी बड़ी से बड़ी दरी लगाना पड़ेगा। और बड़ी से बड़ी के लिए क्या लगाते हैं हम, म स, ठीक है। हमने बताया कि छोटी से छोटी रहे तो ल स और बड़ी से बड़ी रहे तो म स। तो यहाँ पे बड़ी से बड़ी था तो हमने क्या किया, इसका म स निकाल लिया। तो म स जब निकालेंगे तो दरी की एक भुजा आ जाएगी, यानी कि दरी की साइज आ जाएगी। तो इसका 55 और 22 का म स निकाला तो आया 11 मीटर। और चूंकि दरी वर्गाकार है, यानी कि उसकी जो साइज है लंबाई चौड़ाई बराबर है, यानी कि 11/11 की दरी हो गई और 55/22 का मैदान है। तब दरियों की संख्या क्या होगी, मैदान का जो क्षेत्रफल आएगा उसमें एक दरी के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे। मैदान है आयताकार यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यानी कि 55 × 22 बटे दरी है वर्गाकार यानी कि भुजा गुणे भुजा, तो 11 × 11 काट पीट दिए तो कितना आया 10। और यही हुआ हमारा आंसर, ठीक है। चलिए, ये सवाल मैं करा चुका हूँ। आप लोग जो मेरा वीडियोस देखे होंगे, जो क्लास को बढ़िया से फॉलो किए होंगे, उनको तो ये सवाल पहले से ही आ रहा होगा, ठीक है। फिर भी अगर नहीं आएगा तो आप लोग बताइए, क्योंकि ये तो रिवीजन का ही टाइम चल रहा है भाई, ये तो रिवीजन का ही टाइम चल रहा है।
यही तो होगा, इसमें तो हम बता देंगे आपको। चलिए आते हैं 18 नंबर वाले क्वेश्चन पे। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, A बराबर 56 डिग्री और कोण B बराबर कितना है 45 डिग्री। कुछ नहीं करना है भाई, इसमें तो आपके पास वो चांदा होना चाहिए। क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC की रचना करिए, यानी कि त्रिभुज ABC बराबर कह रहा है कि त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 5 सेमी, कोण A बराबर 56 डिग्री और कोण B बराबर 45 डिग्री। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या कह रहा है कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, तो एक ऐसे हम लाइन खींच लेते हैं AB, यानी कि यहाँ पे मानते हैं A और यहाँ पे मानते हैं B। अरे आप नीचे AB मान लीजिए भाई, यहाँ पे मान लीजिए AB, ऐसे लाइन खींच दीजिए 5 सेंटीमीटर की, मतलब एक लाइन खींचनी है, चाहे इधर खींचो चाहे नीचे चाहे बगल में। मेरा मन था तो मैंने ऐसे खींच दिया। ये कितना है 5 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है कि कोण A बराबर 56 डिग्री। अब यहाँ पे चांदा रखिए और यहाँ से 56 डिग्री का कोण बना के एक रेखा ऐसे खींच दीजिए, तो ये क्या हो गया 56 डिग्री का। ठीक है, 56 डिग्री का यहाँ पे कोण बना दीजिए। और क्या कह रहा है कि कोण B जो होगा ना वो 45 डिग्री का होगा। अब यहाँ से 45 डिग्री देख लीजिए, ऐसे बनेगा, यहाँ पे क्या है 45 डिग्री, एक कोण यहाँ से बना दीजिए और ऐसे लाइन मिला दीजिए, जहाँ पे मिले बस उसी को मान लीजिए C। और ये बन गया हमारा त्रिभुज, ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बस ऐसे ही बनाना और यही हमारा है आंसर। 2 नंबर आपके पक्के। कुछ नहीं, एक त्रिभुज बनाना था, उसमें एक रेखा आपको AB खींचनी है जो 5 सेंटीमीटर की होगी, फिर A पर चांदा रख के 56 डिग्री का कोण बनाइए, उसको ऐसे लाइन खींच दीजिए लंबी सी, और फिर B पे चांदा रख के 45 डिग्री का कोण बनाइए। जहाँ पे दोनों चीज़ काटे वहीं पे उत्ता बन गया हमारा त्रिभुज, और बाकी को ऐसे ऐसे डॉट डॉट कर दीजिए, चाहे आप मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपका नंबर नहीं कटेगा, चाहे लाइन ऐसे ऐसे, चाहे इतनी लंबी इधर रहे इतनी लंबी इधर रहे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गया आपका त्रिभुज और यही हुआ आपका आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जो भी नहीं समझ में आया आप हमसे पूछ सकते हैं किसी भी माध्यम से, इंस्टाग्राम या यूट्यूब कमेंट सेक्शन। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,